वर्ल्ड इकोनॉमी। तो पहला है अपने इसमें टॉपिक है वर्ल्ड विश्व बैंक है और रिपोर्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और रिपोर्ट है, फिर विश्व व्यापार संगठन है और सतत विकास। ठीक है, अब देख लेते हैं विश्व बैंक। तो यूएनओ की एक विशिष्ट संस्थाई, फिर उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यक्रमों में आर्थिक सहायता देना। स्थापना 1944 में। सिद्धांत वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन डीसी। अध्यक्ष हैं अजय बंगा। और इसके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में दो संस्थाएं बनाई गई थी, आईबीआरडी और आईएमएफ। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास संस्था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर आईबीआरडी को बाद में विश्व बैंक कहा गया। विश्व बैंक की 5 संस्थाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, फिर जो फिर है एक आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और एक है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, फिर है बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी मीगा, और निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी आईसीएसआईडी। और भारत इसका सदस्य नहीं है। तो फिर विजन इसका है टू क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी ऑन अ लिवेबल प्लेनेट। फिर मिशन टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड बूस्ट प्रॉस्पेरिटी ऑन लिवेबल प्लेनेट। फिर आईबीआरडी, आईबीआरडी 1944 में बनी है। यह विकासशील एवं मध्य विकास वाले देशों की सरकारों को वित्त पोषित नीति, सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह विश्व बैंक के परिचालन खर्च को वहन करता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो 1956 में स्थापना हुई और यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है। यह विकासशील देशों में कंपनियों एवं वित्तीय संस्थाओं को मदद करता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो स्थापना 1960 में, और दुनिया के सबसे गरीब देशों को मदद करता है। विश्व में असमानताओं को कम करना एवं उनकी जीवन स्थितियों में सुधार करना इसका उद्देश्य है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ गरीब राष्ट्रों को ऋण शून्यता, बहुत कम ब्याज शुल्क पर 30 से 38 वर्ष तक पुनर्भुगतान शर्त पर प्रदान करता है। फिर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीका, स्थापना 1988 में। यह निवेशकों को बीमा प्रदान करता है। ऐसे निवेशकों जो अल्पविकसित या गरीब देशों में निवेश इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि युद्ध या राजनीतिक षड्यंत्र में उनके निवेश की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न होता है, वहां मीगा द्वारा उनके निवेश की गारंटी दी जाती है। फिर निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो स्थापना 1966 में। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेशों, विवादों की सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। विश्व बैंक में शामिल होने हेतु शर्तें क्या क्या हैं? तो आईएमएफ का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी आईबीआरडी के आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट की सदस्य मिलेगी। फिर आईबीआरडी की सदस्यता के साथ आईडीए, आईएफसी और मीगा की सदस्यता मिलती है। आईबीआरडी के सदस्य हैं, उन्हें आईसीएसआईडी की सदस्यता मिलती है। लेकिन जो सदस्य आईबीआरडी के सदस्य नहीं हैं किंतु इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के सदस्य हैं, उन्हें 2/3 सदस्यों के बोर्ड द्वारा समर्थन मिलने पर सहायता मिलती है। फिर है कोर वैल्यू। कोर वैल्यू क्या है? इम्पैक्ट, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, टीम वर्क और इनोवेशन। विश्व बैंक और भारत। तो भारत ब्रेटन वुड्स समझौते का हस्ताक्षर करता है। भारत वर्ष 1956 में आईएफसी एवं 1960 में आईडीए के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल था। भारत 1994 में मेगा का सदस्य बना। आईबीआरडी द्वारा 1949 में भारतीय रेल को सर्वप्रथम ऋण दिया। फिर आईएफसी एवं आईडीए द्वारा 1961 में राजमार्ग निर्माण निवेश को ऋण प्रदान किया गया। 1991 में भारत को ऋण विश्व बैंक द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के तहत ऋण दिया गया, जिसके तहत भारत को वित्त, कराधान, निवेश संबंधी की
निवेश संबंधी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। विश्व बैंक के IBRD से सबसे अधिक ऋण लेने वाला देश भारत है। वर्ष 2015-18 के मध्य भारत द्वारा $10.2 बिलियन का ऋण लिया गया। विश्व बैंक में शेयरधारिता तो यूएसए की है 16.4%, जापान की है 7.87%, फिर जर्मनी की है 4.49%, यूके की है 4.31 और फ्रांस की है 4.31। यानी कि यहाँ पे चाइना नहीं है, तो यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस। फिर भारत में विश्व बैंक द्वारा समर्थित प्रमुख योजनाएं तो सर्व शिक्षा अभियान, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नई मंजिल योजना। फिर आलोचना क्या है, तो ग्लोबल साउथ देशों का कम प्रतिनिधित्व करता है। अब तक सभी अध्यक्ष अमेरिकी नागरिक। फिर विकसित देशों की आर्थिक कूटनीति का एक हथियार बना है। कई ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया जिसमें पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव नकारात्मक आए हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी समूह में लोकतंत्र का अभाव है। फिर नव उदारवाद के रूप में निजी क्षेत्र को बाजारों पर नियंत्रण करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। और एसएपी का कार्यक्रम की अवैधानिक शर्तें एवं उच्च ब्याज दर। फिर सुधार क्या कर सकते हैं, तो एसएपी यानी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में सुधार करना चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम पूंजीवाद का समर्थन करता है। फिर भारत व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विश्व बैंक में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और अधिक लचीलापन रखकर उन देशों को भी ऋण दिया जाए जो प्राकृतिक आपदा, पर्यावरणीय जो जोखिम और युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हैं। फिर विश्व बैंक की रिपोर्ट्स तो भारत विकास रिपोर्ट 2022-23 शीर्षक था द नेविगेटिंग द स्ट्रॉन्ग। 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि 6.9% बताई और मुख्य विशेषताएं अधिक निजी खपत एवं निवेश, पूंजी व्यय के बढ़ने से घरेलू मांग बढ़ेगी, बाहरी चुनौतीपूर्ण में भारत का प्रदर्शन अच्छा होगा और बाहरी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भारत का प्रदर्शन अच्छा होगा। भारत को हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर त्वरित रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। फिर विश्व विकास रिपोर्ट 2023 थीम थी माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। और प्रमुख बिंदु आय में वृद्धि, अमेरिका में प्रवास करने वाले कम आय के भारतीय अकुशल श्रमिकों की आय में 500% अधिक वृद्धि देखी गई। फिर वैश्विक प्रवासन एवं शरणार्थी, प्रवासियों की संख्या 184 मिलियन है जो जनसंख्या का 2.3% है। शीर्ष प्रवासन कॉरिडोर मैक्सिको अमेरिका, चीन अमेरिका और फिलीपींस अमेरिका, कजाकिस्तान रूस और भारत बांग्लादेश। फिर धन प्रेषण में वृद्धि जो कि भारत में। फिर प्रवासियों को नागरिकता का अभाव और बढ़ती वैश्विक असमानताएं। और इसने अन्य रिपोर्ट कौन सी निकाली है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इसका प्रकाशन अब बंद हो गया है। और विश्व लिवेबिलिटी रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो यह एक वैश्विक संगठन है जो अपने सदस्य देशों के लिए सतत विकास एवं समृद्धि हासिल करने के लिए कार्य करता है। इसका प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिन जॉर्जीवा है। सदस्य 190 है। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। स्थापना 1944 में। और 1 ट्रिलियन IMF अपने सदस्यों को लगभग $1 ट्रिलियन का ऋण देने में सक्षम है। प्रथम उप प्रबंधक गीता गोपीनाथ। फिर संगठन के गवर्नेंस बोर्ड में एक गवर्नर होता है, वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का गवर्नर। फिर प्रत्येक देश का एक वैकल्पिक गवर्नर और प्रतिदिन के कार्य के लिए 24 सदस्य कार्यकारी बोर्ड होता है। प्रबंध निदेशक IMF स्टाफ का प्रमुख और कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। प्रबंध निदेशक IMF स्टाफ का प्रमुख और कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसकी सहायता के लिए 43 इसकी सहायता के लिए 4 उप प्रबंध निदेशक होते हैं। कुल विभाग 18 हैं इसमें। फिर IMF के कार्य, नीतिगत सहाय सलाह, नीतिगत सलाह, आर्थिक और वित्तीय विकास सलाह। फिर वित्तीय सलाह, वित्तीय सहायता जिसमें सदस्य देशों को ऋण व अन्य सहायता। फिर विकास क्षमता, जैसे सरकारों को ठोस आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण देना। फिर IMF का फोकस व्यापार, खुली स्थिर व पारदर्शी व्यापार की नीतियाँ, राजकोषीय नीति, वैश्विक राजकोषीय रुझानों की निगरानी और विश्लेषण करता है।
राजकोषीय मुद्दों पर सलाह देता है। फिर राजकीय कर्ज, तो राजकीय कर्ज देने में सहायता, जोखिमता का निर्धारण और कर्ज को कैसे कम किया जाए इस पर सलाह देता है। आईएमएफ के पूंजी के स्रोत, आईएमएफ अपने सदस्यों को सामान्य या गैर रियायती शर्तों पर धन देता है। वह सदस्यों देशों से आता है। सदस्य देश निर्धारित कोटा के हिसाब से धन देते हैं। जून 2023 तक आईएमएफ के पास 983 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने की क्षमता है। फंड 3 जगह से आता है: कोटा व्यवस्था, बहुपक्षीय उधार समझौते से और द्विपक्षीय उधार समझौते से। कोटा व्यवस्था, यह आईएमएफ की पूंजी का प्राथमिक स्रोत है। प्रत्येक सदस्य के पास मूल वोटों की संख्या होती है जो कुल वोटों के 5.502% के बराबर होती है। साथ ही सदस्य देश के कोटे के 1 लाख के प्रत्येक विशेष आहरण अधिकार के लिए एक अतिरिक्त वोट होता है। कोटा मान, अमेरिका का है 17.43, जापान का है 6.47, फिर चीन का है 6.40, जर्मनी का है 5.59 और फ्रांस का है 4.23, यूके का है 4.23, इटली का है 3.16 और भारत का है 2.75। फिर कोटा समीक्षा, तो 14वीं बैठक हुई जिसमें कोटा 283.5 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 477 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया। फिर अल्प विकसित व विकासशील देशों का कोटा बढ़ाया गया। 6% कोटा उभरती अर्थव्यवस्था भारत, चीन, रूस, ब्राजील को प्रदान किया गया। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर क्या है? 1969 में इस शुरू किया गया। ये एक विदेशी मुद्रा आधारित संपत्ति है और यह यह विदेशी मुद्रा आरक्षित संपत्ति है। यह सदस्य देश द्वारा रखी गई मुद्रा के दावे का प्रतिनिधित्व करता है। 5 मुद्राएं शामिल हैं जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। फिर आईएमएफ में एक देश एक वोट प्रणाली नहीं है। किसी देश के मतदान की शक्ति सदस्य देश के आईएमएफ कोटा निर्धारित के द्वारा होती है। कोटा का निर्धारण जीडीपी, ओपननेस, वेरिएबिलिटी और रिजर्व से किया जाता है। तो यानी कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50%, खुलापन या उदारीकरण का 30%, आर्थिक परिवर्तनशीलता यानी कि 15% और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार 5%। फिर कोटा समीक्षा 2010 में 14वीं हुई, 2015 में 15वीं और 2020 में 16वीं, पर अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। भारत व आईएमएफ, तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 व 1971 से उत्पन्न भुगतान असंतुलन अव्यवस्था में आईएमएफ ने भारत की मदद की। फिर 31 मार्च 1971 को आईएमएफ द्वारा भारत को 817.5 करोड़ रुपए का मुद्रा कर्ज दिया गया। फिर 1981 में आर्थिक संकट के दौरान भारत को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया और 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने 67 टन सोना आईएमएफ में गिरवी रखा था, जिसके बदले $2.2 बिलियन का आपातकालीन ऋण प्राप्त हुआ। आईएमएफ की आलोचना, संरचनात्मक मुद्दा, यूएस व यूरोपीय देशों के साथ के पास मतदान प्रतिशत ज्यादा। आईएमएफ की कोटा व्यवस्था में विकासशील व अल्प विकसित देशों का प्रतिशत कम है। आईएमएफ की ऋण संबंधी शर्तें, कई देशों में पेंशन, बैंकिंग, कृषि सब्सिडी, सरकारी व्यय संबंधी नीतियों में अनावश्यक परिवर्तन करवाती है। फिर निजीकरण की मांग, कई देशों में बजट पर विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को बढ़ाती है। 15वीं 16वीं कोटा समीक्षा को अभी तक भी लागू करना एक चुनौती। फिर सुधार, कोटा व्यवस्था में 16वीं कोटा समीक्षा जल्दी की जाकर उसे लागू किया जाए, जिसमें अल्प विकसित व विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो। फिर मताधिकार, एक देश एक वोट का प्रावधान किया जाए। आईएमएफ की ऋण संबंधी शर्तों में उदारता हो और निजीकरण करने की अवैधानिक मांग को छोड़ा जाए और अधिक प्रतिनिधित्व वाला कार्यकारी बोर्ड बनाया जाए। फिर आईएमएफ की रिपोर्ट, पहली है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023, शीर्षक था नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस। विशेषताएं थी, वर्ष 2023 में 3% वैश्विक जीडीपी में वृद्धि होगी। चीन की अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 में 5% की दर से बढ़ेगी। वर्ष 2024 में वैश्विक मुद्रास्फीति 5.8% की दर से बढ़ेगी। रूस यूक्रेन युद्ध और महामारी कोविड एवं आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान से वैश्विक विकास में कमी देखी गई। फिर भविष्य में जोखिम से बचने के लिए सभी राष्ट्रों को राजकोषीय बफर का पुनर्निर्माण करना चाहिए।
वर्तमान में निवेश महामारी पूर्व स्तर से कम है, जो उच्च ब्याज दरों और सख्त ऋण शर्तों से प्रभावित है। फिर भारत के संबंध में एक वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि 6.3% से होगी। वर्ष 2024-25 में 6.3% वृद्धि दर और आर्थिक विकास हेतु व्यावसायिक निवेश बढ़ाना चाहिए। धीमी वृद्धि रहने के कारकों की पहचान की जानी चाहिए और मुद्रास्फीति पर नियंत्रित करने हेतु केंद्रीय बैंकों को सख्त ब्याज नीति का पालन करना चाहिए। फिर वैश्विक वित्तीय सहायता स्थिरता रिपोर्ट GFSR 2023 IMF द्वारा यह रिपोर्ट वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, 2 बार अप्रैल व अक्टूबर 2023 सारांश। यह रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली एवं बाजारों की तस्वीर पेश करती है। केंद्रीय बैंकों को सख्त मौद्रिक नीति का पालन करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। फिर वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का पुनः संरचना आवश्यक है। थीम फाइनेंशियल एंड क्लाइमेट पॉलिसीज फॉर हाई इन्वेस्टमेंट रेट। IMF बेल आउट पैकेज क्या है? हाल ही में श्रीलंका को 3 बिलियन USD का बेल आउट पैकेज दिया। बेल आउट यह शब्द उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है जो संभावित दिवालियापन का सामना कर रहे हैं। उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बेल आउट पैकेज ऋण, नकद या बॉन्ड के रूप में हो सकता है। देश अपने बाह्य ऋण और अन्य दायित्वों को पूरा करने और आवश्यक आयात करने और अपनी मुद्राओं के विनियमन मूल्य को बढ़ाने के लिए IMF से बेल आउट पैकेज प्राप्त करते हैं। फिर अगला है WTO, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। WTO को पूर्व में 1947 में स्थापित प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते गेट के रूप में जाना जाता है। गेट के उरुग्वे दौर 1986-94 के वार्ता के दौरान तैयार फ्रेमवर्क के तहत 1 जनवरी 1995 से WTO ने कार्य करना शुरू किया। WTO की स्थापना हेतु 1994 में मोरक्को में मराकेश समझौता हुआ। कार्य देशों के मध्य व्यापार के नियमों और को विनियमित करता है। सदस्य यूरोपीय संघ सहित 164 देश। भारत 1947 में गेट एवं WTO का संस्थापक सदस्य है। संगठन क्या है इसका? फिर शासी संरचना तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसमें सर्वोच्च प्राधिकरण है और WTO के सदस्य देश होते हैं। 2 वर्ष में एक बार होता है। प्रथम महिला महानिदेशक इसमें फिर सामान्य परिषद जिसमें सदस्य देश होते हैं और मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी। और फिर विवाद समाधान एवं व्यापार नीति समीक्षा निकाय। ये विवाद समाधान और व्यापार नीति समीक्षा करना इसका कार्य है। फिर उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियम निर्धारित करना, व्यापार उदारीकरण बढ़ाना, व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने में पारदर्शिता प्रक्रिया बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के साथ सहयोग करना। फिर WTO ने गेट का स्थान क्यों लिया? गेट बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल नहीं करता, विवाद समाधान तंत्र कमजोर था, पर WTO में बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है और विवाद समाधान केंद्र है। फिर WTO मंत्रालयिक सम्मेलन तो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। इन्हें आमतौर पर MC मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। MC1 सिंगापुर में 1996 में WTO का प्रथम सम्मेलन 120 देश शामिल। सिंगापुर मुद्दे जिसमें 4 मुद्दे शामिल थे: व्यापार व निवेश, व्यापार सरलीकरण और सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार एवं प्रतियोगिता। फिर MCA4 यानी दोहा कतर में हुआ 2001 में। कृषि विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा हेतु विशेष अधिकार दिए गए। सेवाएं विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के विकास को बढ़ावा देने हेतु सेवाएं व्यापार बताए होंगी। फिर गैर कृषि उत्पादों की बाजार पहुंच तो गेट 1994 के अनुच्छेद 28 के तहत विकासशील एवं अल्प विकसित देशों पर NMA में विशेष ध्यान। फिर सरकारी खरीद में पारदर्शिता, सर्वसम्मति से निर्णय। दोहा राउंड वार्ता व्यापार वार्ता का नवीनतम दौर है। उद्देश्य व्यापार बाधाओं को समाप्त कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता बढ़ाना। इसे दोहा विकास एजेंडा के नाम से जाना जाता है। कृषि खाद्य सब्सिडी मुद्दा, विकृत घरेलू न्यूनतम समर्थन मूल्य की संशोधित करना, गैर कृषि बाजार पहुंच को प्रशुल्क को कम या समाप्त करना। फिर गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करना, विशेष रूप से विकासशील देशों को निर्यातित उत्पादों पर। फिर सेवाएं प्रत्येक देश अपने व्यापार को खोलने न खोलने का अधिकार रखता है। सेवा क्षेत्र में विदेश स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार शामिल है।
विदेशी स्वामित्व पर। फिर व्यापार सरलीकरण, माल की आवाजाही में सुधार करना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सुधार करना, वस्तु रिलीज एवं निकासी की सुविधा में सुधार करने हेतु व्यापार सुविधा समझौते। फिर नियम, सब्सिडी, एंटी डंपिंग, मत्स्य पालन सब्सिडी, क्षेत्रीय व्यापार समझौते, प्रतितुल्यकारी शुल्क से संबंधित वादाओं को समाप्त करना। फिर पर्यावरण, पर्यावरणिक वस्तुओं का मुफ्त व्यापार करना, पवन टरबाइन, कार्बन कैप्चर उपकरण इत्यादि। फिर पर्यावरण समझौते करना। फिर भौगोलिक संकेतक जैसे मदिरा स्प्रिट के लिए बहुपक्षीय रजिस्टर रखना। ट्रिप समझौते को लागू करना। फिर MCA 6 हांगकांग 2005, कृषि निर्यात सब्सिडी 2013 तक समाप्त करना, कपास निर्यात सब्सिडी 2006 तक समाप्त करना। LDC देशों के 97% उत्पादों पर 2008 तक शुल्क एवं अंश मुक्त पहुंच प्रदान करना। फिर स्विस सूत्र, तो नामा, गैर कृषि उत्पादों पर बाजार पहुंच हेतु स्विस प्रतिनिधि द्वारा WTO के लिए। फिर विकसित एवं विकासशील देश दोनों के लिए प्रशुल्क को कम करने का एक तरीका है कम प्रशुल्क में कटौती करना एवं अधिक प्रशुल्क में ज्यादा कटौती करना। फिर MCA 9 बाली इंडोनेशिया 2013, इस सम्मेलन में बाली पैकेज अपनाया गया। यह सम्मेलन व्यापार आसान करने हेतु व्यापार सुविधा समझौते से जुड़ा है। TFA ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट किए गए। फिर MCA 10 नैरोबी 2015 में नैरोबी पैकेज, कृषि में विकासशील देशों को विशेष सुरक्षा तंत्र देना। फिर कृषि में निर्यात प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, कपास में कोटा मुक्त एवं शुल्क मुक्त बाजार 2016 से। फिर MCA 12 जिनेवा स्विट्जरलैंड में महामारी पर WTO की प्रतिक्रिया, मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता, खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दा। फिर WTO सुधार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी मुद्दा। MCA 13 आबू धाबी, जो कि 2024 में प्रायोजित है। फिर ट्रिप्स समझौता, यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बौद्धिक संपदा मामलों पर परामर्श कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GI टैग, औद्योगिक पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, एकीकृत परिपथ इत्यादि। फिर गेट के उरुग्वे दौरे के 8वें चक्र में लाया गया और भारत में दावा क्षेत्र में पेटेंट को लेकर भारत के पेटेंट कानून में अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधान कई बार WTO में ट्रिप्स कानून के तहत विवाद का विषय बना है। फिर अनिवार्य लाइसेंसिंग, भारत सरकार का मानना है कि यदि कोई दवा अत्यावश्यक है, उसका मूल्य अत्यधिक है तो परंतु जनता की उपलब्ध करवाना आवश्यक है, तो वहाँ भारत सरकार किसी पेटेंट दवा की प्रक्रिया में परिवर्तन कर किसी अन्य कंपनी को दवा बनाने का अधिकार दे सकती है। ट्रिम समझौते, व्यापार संबंधी निवेश उपाय समझौता, जो नियम निवेश पर घरेलू निवेशकों पर लागू होते हैं वही नियम विदेशी विदेशी निवेशकों पर लागू होंगे। फिर है मेजबान निवेश करने में आसान नियम बनाएंगे, जैसे इन्वेस्ट इंडिया रिप्स 2022। फिर WTO एवं भारत, गेट व WTO का संस्थापक सदस्य है। WTO के नियम, भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि सब्सिडी विवाद है। भारत के बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, अल्फांसो आम पर सैनिटरी फाइटोसैनिटरी कानून के तहत यूरोपीय देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए हैं। भारत पर श्रम मानक, पर्यावरणीय कानून, निवेश नियम एवं मानवाधिकार के मुद्दों पर दबाव बढ़ाया गया। फिर दवा उद्योग के पेटेंट में अनिवार्य लाइसेंसिंग के भारतीय प्रावधान पर भारत का विरोध किया गया। सौर ऊर्जा पैनल में DCR डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के भारतीय प्रावधान के तहत सौर ऊर्जा पैनल एवं मॉड्यूल का उत्पादन भारत में करना अनिवार्य है के प्रावधान का भी WTO सदस्य देशों द्वारा विरोध किया गया। फिर WTO चुनौतियां, संरचना एवं कार्यात्मक विभाग असक्रिय, WTO के कई विकसित देश घरेलू सब्सिडी का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। फिर विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध निपटान प्रणाली में अपीलीय निकाय ने कई रुकावटें पैदा की, हानिकारक संरक्षणवाद। फिर चतुर्थ औद्योगिक क्रांति जैसे मुद्दों पर WTO में अभी कोई वैधानिक ढांचा नहीं, USA का वर्चस्व और विभिन्न मुद्दों पर शीघ्र निर्णय का अभाव। WTO में सुधार, WTO के अपीलीय निकाय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुधार लाया जाए। WTO के कार्य निर्णय की प्रक्रिया में पारदर्शिता लें। फिर स्वयं देशों का विकासशील देशों के रूप में नामित कर WTO के विशेष प्रावधानों का लाभ उठाना असंगत है। अतः WTO के S&D प्रावधानों में सुधार करना चाहिए। विकासशील देशों के साथ विकसित देशों के साथ विकासशील एवं अल्पविकसित देशों की समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाए। दुआ
वार्ता राउंड को सफल बनाया जाए। फिर है सतत विकास। तो सतत विकास वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का संतुलित उपयोग करना ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके एवं संसाधन भविष्य में उपलब्ध हो सके। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1922, एजेंडा 21, फिर ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, हमारा साझा भविष्य, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करें। फिर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित समयावधि 2000 से 2015 न्यूयॉर्क में 2000 में लाए और 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अपनाए। फिर जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र 2002 में दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन एमडीजी एजेंडा 21 को लागू करना। फिर रियो 20+ 2012 में इसको लेके आए हैं और रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। फिर दस्तावेज द फ्यूचर वी वांट सतत विकास लक्ष्य पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच की स्थापना करना। फिर सतत विकास लक्ष्य एसडीजी यूएन महासभा द्वारा 2015 में लाया गया, 5 सितंबर 2015 को। थीम था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई पीछे ना रहे। फिर लक्ष्य हैं इसके 17, वे 169 संबंध संबंध टारगेट है। 5P पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी पीस पार्टनरशिप। फिर 17 एसडीजी विकास लक्ष्य है गरीबी का अंत, दूसरा है भुखमरी, गरीबी भुखमरी। फिर तीसरा है आरोग्य व कल्याण, चौथा है गरीबी भुखमरी स्वच्छता शिक्षा और समानता, पांचवा। फिर छठा है स्वच्छता। और सातवां है किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है सम्मानजनक कार्य व आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग नवाचार, दसवां है असमानताओं की कमी, संधारणीय विकास, 11वां और उत्तरदायित्व उपयोग, 12वां जलवायु कार्रवाई, 13वां 14वां जल में जीवन, 15वां भूमि पर जीवन, 16वां शांति न्याय व सुदृढ़ संस्थाएं और 17वां लक्ष्यों की भागीदारी। फिर नीति आयोग एसडीजी क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाली है नीति आयोग द्वारा, प्रथम 2018 में, दूसरी आई 2019 में और तीसरी आई 2021 में। पहली में थे 13 एसडीजी और 62 संकेतक, दूसरी में थे 16 एसडीजी और 100 संकेतक और तीसरी में 16 एसडीजी और 115 संकेतक। और समग्र स्कोर है 66 जो कि इंडिया का है, राजस्थान का है 60। टॉप 2 में है केरला और तमिलनाडु और लास्ट 2 में है बिहार और झारखंड।